दोस्तों, बजट की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ये मोदी 3.0 सरकार और एनडीए गठबंधन का पहला पूर्ण बजट होगा। क्या इस बजट में सहयोगी दल को कुछ बड़ा और खास मिलने वाला है? हमको, आपको, सबको ये जानने में बड़ी दिलचस्पी होती है कि इस बार बजट में क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए। क्या टैक्स में कुछ राहत मिलेगी? क्या महंगाई कम करने के लिए सरकार कुछ कदम उठाएगी? इस बार का बजट कैसा रहने वाला है? क्या यह एक बार फिर से बड़े कॉर्पोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने वाला होने जा रहा है, या जिस प्रकार से लोकसभा चुनावों में मोदी को झटका लगा, उसे ध्यान में रखते हुए मतदाताओं को लुभाने के लिए नई फ्रीबीज की घोषणा की जा सकती है? दोस्तों, यही वह केंद्रीय मुद्दा है जो आगामी बजट को परिभाषित करेगा। मोदी सरकार के इस चैलेंजिंग टाइम में बजट में क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट 23 जुलाई को पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार बजट पेश करेगी। बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। वे ऐसा करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन जाएगी। साथ ही उनके सामने ऐसा बजट पेश करने की चुनौती भी है जो महंगाई को हवा न दे और अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्ण बजट के पहले ही संकेत दे चुकी है, कह चुकी है कि इस बजट सत्र में कई ऐतिहासिक कदम और बड़े आर्थिक फैसले लिए जाएंगे। अब 2024 का बजट नायडू, नीतीश या जनता किसके लिए होगा? ये उम्मीद तो पहले से ही थी। नायडू और नीतीश जो एनडीए में आते जाते रहे हैं, बीजेपी के लिए किंग मेकर की भूमिका निभाने के बदले में अपने राज्यों के लिए ज्यादा फंड की मांग करेंगे और दोनों ने बढ़ चढ़कर की। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अकेले नायडू ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा की वित्तीय सहायता मांगी। टीडीपी सुप्रीमो ने इस हफ्ते की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दोनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों पर जोर दिया। आंध्र प्रदेश ने अपनी राजधानी अमरावती और पोलावरम सिंचाई प्रोजेक्ट के विकास के लिए पैसा मांगा है। अमरावती का मुद्दा सीएम नायडू के लिए काफी अहम है। नायडू विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और अमरावती में मेट्रो परियोजनाओं, एक लाइट रेल प्रोजेक्ट और विजयवाड़ा से मुंबई और नई दिल्ली के लिए वंदे भारत ट्रेन के लिए भी पैसा चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने पिछड़े जिलों के लिए ग्रांट और रामायपट्टनम बंदरगाह और कडप्पा में एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए समर्थन मांगा है। डॉक्यूमेंट के अनुसार इस बीच बिहार 9 नए हवाई अड्डों, 2 बिजली परियोजनाओं, 2 नदी जल प्रोग्राम और 7 मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए पैसे की मांग कर रहा है। हालांकि इन प्रोजेक्ट के लिए कितने पीरियड के लिए पैसा मांगा जा रहा है, ये तय नहीं है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार दोनों राज्य ये भी चाहते हैं कि केंद्र सभी राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च के लिए सरकार की ओर से दिए जाने वाले बिना शर्त लॉन्ग टर्म लोन को लगभग 2 गुना कर 1 लाख करोड़ रुपए कर दे। 1 फरवरी को एनडीए 2.0 के अंतरिम बजट में सरकार ने पूंजी निवेश के लिए राज्यों की विशेष सहायता योजना के रूप में लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपए अलग रखे। इसका आधा हिस्सा कुछ आर्थिक सुधारों के लिए लागू करने पर आधारित है। दस्तावेज और सूत्रों के अनुसार राज्य भी बाजार से पैसा उधार लेने के लिए ज्यादा गुंजाइश चाहते हैं, क्योंकि इसकी लिमिट केंद्र की तरफ से तय की गई है। रॉयटर्स ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय से संपर्क किया, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। बता दें कि अंतरिम बजट में केंद्र ने राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 5.1% रखने का लक्ष्य रखा था। क्या पता मोदी जी ये वित्तीय सहायता दे भी दे, लेकिन इससे जनता का कल्याण होगा ये तो नहीं लगता। मोदी जी का बिहार का, नीतीश का विकास तो आप देख ही रहे हो, आए दिन धड़ल्ले से ढह रहा है। नायडू नीतीश की बात हो गई, अब जनता पर आ जाते हैं। क्या लोक लुभावन योजना लाएगी मोदी सरकार? मुझे नहीं लगता, क्योंकि पीएम मोदी जी का जैसा व्यक्तित्व है, वे 63 लोकसभा सीटों के नुकसान और उनकी सरकार के लबमत में आ जाने के बावजूद विचलित नहीं होने वाले हैं।
इसकी बजाय उनके दूसरे कार्यकाल में पिछले कुछ बजटों में जो रुझान देखने को मिला था उसे जारी रखते हुए तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में भी मितव्ययता वाला बजट होगा। आपको मोदी जी का वो बयान तो याद ही होगा जिसमें उन्होंने रेवड़ी फ्रीबीज कल्चर के खिलाफ बयान दिया था। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जिसके बाद चुनाव पूर्व 2023-24 का बजट मतदाताओं को रिझाने वाला बजट तैयार नहीं किया गया, बल्कि राजकोषीय खर्चों को कसने पर जोर दिया गया था। इसी प्रकार फरवरी 2024 में पेश किया गया चुनाव पूर्व अंतरिम बजट भी मतदाताओं के लिए उदार खर्च वाला चुनाव पूर्व बजट नहीं साबित हो सका। अंतरिम बजट की सीमाओं के बावजूद वित्त मंत्री चाहती तो मतदाताओं के लिए ढेर सारी पेशकश कर सकती थी, लेकिन उन्होंने खुद को काबू में रखा और अंतरिम बजट के लिए राजकोषीय शक्ति की दिशा ही तय रखी। इसलिए पूर्ण बजट में भी इसी के अनुरूप स्पिरिट देखने को मिलने वाली है और पूर्ण बजट भी अंतरिम बजट से कुछ खास अलग नहीं रहने जा रहा, जिसका रोड मैप पहले से ही तैयार हो चुका है। लेकिन पीएम मोदी न सिर्फ अधिनायकवादी है, बल्कि वे अधिनायकवादी लोक लुभावन नेता भी है। राजनीतिक तौर पर वोट हासिल करने के लिए वे सरकारी खजाने का मुंह खोलने से भी नहीं झिझकेंगे, क्योंकि मोदी ने अपने पहले 10 वर्षों के कार्यकाल में मुफ्त खाद्यान्न योजना या PMAY आवास जैसी कल्याणकारी योजनाओं पर जितना खर्च किया उतना यूपीए सरकार ने अपने पिछले 10 वर्षों में नहीं किया था। इस सब के बावजूद उनकी सीटों की संख्या में 63 सीटों की घटोतरी हो गई। यह कोई साधारण झटका नहीं है, इसे वे अपनी बर्बादी के जोखिम पर ही नजरअंदाज कर सकते हैं। क्या पता इसलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस लहर को उलटने के लिए कह दे, क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प ही नहीं है। ग्रामीण संकट के चलते किसानों की नाराजगी, गहराते बेरोजगारी संकट पर युवाओं का गुस्सा और महिला मतदाताओं के बीच आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भयावह वृद्धि के कारण मोदी की लोकप्रियता में आई भारी गिरावट, इस सब के बावजूद हुआ जब मोदी ने इन तीनों वर्गों पर बेहद सावधानी पूर्वक निशाना बनाया था। भले ही चुनाव पूर्व उन्होंने जो भी उदारता दिखाई हो, इसमें 80% से अधिक ग्रामीण परिवारों को 4 वर्षों से अधिक समय तक मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। कृषक परिवारों के लिए PMAY आवास योजना का बड़े पैमाने पर विस्तार किया गया। पीएम किसान कार्यक्रम के तहत प्रत्येक किसान को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की नकद सहायता प्रदान की गई थी। 27 करोड़ से ज्यादा संख्या में महिलाओं को मुद्रा ऋण दिया गया, जो दुनिया भर में कहीं भी नहीं किया गया, जहां पर सत्तारूढ़ पूंजीपति वर्ग के द्वारा तथाकथित वित्तीय समावेशन का अभ्यास किया जाता है। उज्ज्वल योजना के तहत 10 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस चूल्हे दिए गए। असल में महिलाओं को अपने मुख्य वोट बैंक के तौर पर साधना मोदी की रणनीतिक प्राथमिकता में था। इसके बावजूद ये तीनों वर्ग उनके विरुद्ध हो गए। पीएम मोदी के पास उन्हें एक बार फिर से और ज्यादा रियायतें देकर लुभाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। लेकिन वास्तव में उनके पास क्या विकल्प है, आइए जानते हैं। दोस्तों, बड़े पैमाने पर किसानों की सामूहिक आत्महत्याओं की अबसेंट का अर्थ यह नहीं है कि कृषि संकट कम हो चुका है। मोदी उस कड़वी दवा का स्वाद चखने के बेहद करीब आ चुके थे, जिसे किसानों के शांत गुस्से की वजह से वाजपेयी को 2004 की अपनी हार के तौर पर निगलना पड़ा था। मौजूदा ग्रामीण संकट कितना गंभीर है और वित्त मंत्री अपने पूर्ण बजट में किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कर सकती है। पिछले 6 वर्षों से कृषि क्षेत्र 4% या इससे ऊपर की दर से बढ़ रही है, जो अपने आप में एक तरह का रिकॉर्ड है। कृषि ऋण 2017-18 में 10 लाख करोड़ रुपए था। वर्ष 2024-25 में दोगुना होकर 20 लाख करोड़ रुपए,
अंतरिम बजट में लक्ष्य हो चुका है। इस सब के बावजूद मोदी के दूसरे कार्यकाल के दौरान वास्तविक रूप से ग्रामीण आय में प्रति वर्ष 2% की गिरावट देखने को मिली है। यह सब मोदी के किसानों की आय दोगुनी करने के बहुप्रचारित लक्ष्य के बावजूद है। कृषि संकट का समाधान कैसे किया जाए, इस बारे में मोदी को कोई अंदाजा नहीं है। मोदी जी ने 2016 में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अपने लक्ष्य की घोषणा की थी। उन्होंने कृषि क्षेत्र के लिए बजट आवंटन को लगभग 3 गुना कर दिया। 50,264 करोड़ रुपए संशोधित अनुमान से 1,27,528 करोड़ रुपए अंतरिम बजट में अनुमान से। इसका अर्थ हुआ कि कृषि मंत्रालय एवं किसान कल्याण हेतु बजटीय आवंटन 2016 के बाद से 2 गुने से अधिक हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद 2 गुना अर्थात 200% की वृद्धि तो दूर, मोदी के दूसरे कार्यकाल में किसानों की वास्तविक आय में प्रति वर्ष 2% की दर से गिरावट ही देखने को मिली है। क्या 6,000 रुपए की नकद सहायता को 2 गुना करेगी वित्त मंत्री? क्या अब किसानों की प्रमुख मांग एमएसपी को कानूनी गारंटी मिलेगी? क्या मोदी किसानों की आवाज सुनेंगे और खरीद के दायरे को विस्तारित करेंगे? आखिरकार उनकी सरकार ने किसानों के साथ केवल एक लिखित समझौते पर हस्ताक्षर किए थे कि सरकार एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की उनकी मांग का सम्मान करती है ताकि उन्हें अपनी आंदोलन को खत्म करने के लिए राजी किया जा सके। क्या एनडीए सरकार अपने वादे को निभाएगी? क्या निर्मला सीतारमण एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी की मांग मानकर किसानों को अनुग्रहित करेगी, या फिर इस मांग पर एक बार फिर किसान आंदोलन के सिरे चढ़ने से मोदी सरकार को और भी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? देश में करीब 25 करोड़ किसान हैं, लेकिन 2024-25 के अंतरिम बजट में मात्र 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा योजनाओं के तहत कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना से केवल बड़े और अमीर किसानों सहित बीमा कंपनियों को लाभ पहुंचता है, छोटे किसानों को नहीं। इसलिए मोदी जी को फिर से किसानों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। युवा भी बढ़ती बेरोजगारी से खफा है। क्या इस बजट में बेरोजगारी का समाधान निकलेगा? मौजूदा सकल बेरोजगारी दर लगभग 8% है। मार्च 2024 में ग्रेजुएट्स के बीच बेरोजगारी की दर 29.1%, यानी औसत से 3 गुना से भी अधिक है। लोकसभा चुनावों में मोदी जी ने 14 जून 2022 को मोदी सरकार ने घोषणा की थी कि सरकार अगले 18 महीनों के दौरान सरकारी रोजगार के क्षेत्र में 10 लाख रिक्त पदों को भरेगी। 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद के समक्ष घोषणा की थी कि सरकारी नौकरियों में 9.6 लाख पद खाली पड़े हैं। 18 महीने बाद फरवरी 2024 में चुनाव की पूर्व संध्या पर मोदी जी ने घोषणा की थी कि वे युवाओं को 1 लाख रोजगार आदेश वितरित करेंगे। आखिरकार जॉब मेलाओं में युवाओं को लगभग 70,000 जॉब ऑर्डर वितरित किए गए। यह किसी भूखे हाथी के सामने मुट्ठी भर मूंगफली डालने के समान है। अग्निवीर योजना की चुनावी कीमत भी काफी महंगी पड़ती दिख रही है। क्या निर्मला अग्निवीर से रंग में भंग की भरपाई करेगी, जिसकी हिंदी पट्टी में सत्ताधारी पार्टी को भारी कीमत चुकानी पड़ी? महिला मतदाताओं का समर्थन चुनावी सफलता के लिए सबसे अहम है। मोदी से पहचानने वाले पहले व्यक्ति थे, लेकिन लोकसभा चुनाव ने साफ कर दिया कि उज्ज्वला योजना या मुद्रा योजना के बावजूद महिला मतदाता मोदी के प्रति आकर्षित नहीं है। भारत की एकमात्र महिला वित्त मंत्री होने के बावजूद निर्मला सीतारमण का महिला आबादी के प्रति सरोकार सभी पूर्व वित्त मंत्रियों की तुलना में कम रहा है। कर्नाटक में सिद्धारमैया और तमिलनाडु में एमके स्टालिन की महिला समर्थक योजनाएं केंद्र के लिए गंभीर प्रतिस्पर्धी चुनौती पेश कर रही है। लाडली बहना योजना के तहत
महिलाओं को प्रति महीने 1,000 रुपए की नकद सहायता की बदौलत भाजपा मध्य प्रदेश में अपनी जोरदार वापसी कर पाने में सफल रही। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि इस योजना के सूत्रधार शिवराज सिंह चौहान को पद से हटाने का आदेश दे दिया गया। लेकिन उनकी इस योजना का भूत निर्मला सीतारमण को परेशान करने जा रहा है। क्या वे महिलाओं के लिए केंद्रीय नकद सहायता योजना शुरू करने के बढ़ते दबाव के लिए तैयार है? 4 राज्यों में चुनाव होने हैं और देखना होगा क्या सीतारमण इन राज्यों में मतदाताओं को लुभाने के लिए कुछ लोकप्रिय योजनाओं की घोषणा करती है या नहीं। खैर, आपको क्या लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।